हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोगों ने देखो कूलम्स लॉ पढ़ लिया है। अब कूलम्स लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए हमें एक प्रिंसिपल आना चाहिए जो कि होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है और अगर मोर देन वन चार्ज पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है तो वो मोर देन वन चार्ज पार्टिकल्स द्वारा लगाया गया फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, वो सुपर प्रिंसिपल हेल्प करता है हमें फाइंड करने के लिए। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एनेबल्स अस टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। तो किसी भी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है ड्यू टू मोर देन वन चार्ज। तो अभी हम लोगों ने देखो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल पर पढ़ा है। तो एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहता है वो केवल दूसरा चार्ज पार्टिकल लगाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है। अब देखिए क्या है, according to superposition principle the total force on a given charge, let us consider that this is our given charge। ये डायग्राम बना हुआ है, ये जो Q है ये हमारा given charge है, ठीक। the total force on a given charge is vector sum, very important, is vector sum। और यहाँ पे total force important है, so total force is the vector sum of all individual forces exerted by each of the other charge। तो जो नेट फोर्स होगा या जो टोटल फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा। किन फोर्सेस का वेक्टर सम होगा? इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल चार्ज जो अलग अलग फोर्स लगाएगा उसका वेक्टर सम होगा। जैसे कि मान लीजिए ये Q1 है, ये जो Q1 चार्ज है ये इंडिविजुअल फोर्स कहाँ लगा रहा है, यहाँ पे F1 लगा रहा है। ये जो Q2 चार्ज है ये इंडिविजुअल फोर्स कहाँ लगा रहा है, F2 लगा रहा है। ये जो Qn चार्ज है ये इंडिविजुअल फोर्स कितना लगा रहा है, Fn लगा रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस गिवन चार्ज पर Q पर जो नेट फोर्स होगा वो चार्ज 1 द्वारा लगाया इंडिविजुअल फोर्स, चार्ज 2 द्वारा लगाया गया इंडिविजुअल फोर्स, और ऐसे करते करते 3 4 5 6 जितने भी चार्ज हो nth चार्ज द्वारा लगाया गया इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर आना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज remains unaffected due to presence of the third charge। इसका मतलब क्या है बच्चों कि दो बॉडीज पर जो चार्ज लग रहा है, जैसे यहाँ पे Q1 और Q पर जो फोर्स लग रहा है वो Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Qn से अनअफेक्टेड है। इसका मतलब दो चार्ज बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसी भी अन्य चार्ज बॉडी के प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहेगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये दो बॉडीज आपस में बीच में फोर्स लगा रहे हैं, को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस प्रेजेंट हो, ये लोग तो वैसे ही फोर्स लगाएंगे जैसे कूलम लॉ में लगता है। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज प्रेजेंट, ठीक है ना। अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देना चाहते हैं वेक्टर का, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी काम में आता है। मान लीजिए कि अगर दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है ना, कि अगर दो इक्वल वेक्टर है मतलब इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड में है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए कि ये भी हमारा f है और ये भी हमारा f है ना, तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ये मान लीजिए कि f1 इसको बराबर इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको f ले लेते हैं, और ये f1 वेक्टर हो गया और ये f2 वेक्टर हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से हम लिख देते हैं, ये हमारा f1 वेक्टर है, ये f2 वेक्टर है, और यहाँ पे लिख देते हैं f1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और लेट दिस मैग्नीट्यूड बी f, ठीक है।
तो F1 और F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के बीच का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है और अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है बच्चों याद रखना, ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा 2f cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसका डेरिवेशन देखना है तो आप वेक्टर वाले कंटेंट में जाके आप देख सकते हो, वेक्टर में जो हमने जो वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है ना, आप उसमें चेक कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट पता लग गया 2f cos थीटा बाई 2। अब हम लोग रेडी हैं न्यूमेरिकल्स में जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये 3 चार्ज रखे हुए हैं और एक चार्ज पॉइंट O पर है, और ये स्क्वायर, किसी स्क्वायर के 3 वर्टेक्स में 3 चार्ज रखे गए हैं एज शोन इन द फिगर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट O। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट O। तो ये जो O है ना, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है। तो आइए हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके। देखो सबसे पहले तो ये जो चार्ज Q है ना और ये भी चार्ज Q है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो बोथ द चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा जैसे कि ये थर्ड नंबर वाला चार्ज यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, बिकॉज फोर्स बिटवीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। तो ये जो ऊपर वाले दो चार्जेस हैं, ये जो ऊपर वाला चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। आप समझ पा रहे हो रिपल्सिव क्यों है, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस। अब ये फोर्स कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये फोर्स होगा के Q1 Q2, क्यू दोनों Q है तो Q1 भी Q है Q2 भी Q है, के Q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर, ठीक है। ठीक वैसे ही ये वाला जो चार्ज होगा ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनके बीच में आपको रिजल्टेंट निकालना है तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 2f cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। कितना होगा 2f cos थीटा बाई 2। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो जो रिजल्टेंट हो रहा है वो हो रहा है 2f cos थीटा बाई 2। अब आपको एंगल तो बताने की जरूरत नहीं है, एंगल कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है, आप देख ही पा रहे हो, स्क्वायर है। और f कितना है, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया है cos 90/2। 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1/√2, और अगर आप 2/√2 करते हो तो आपको √2 मिलता है, तो ये हो गया √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इनफैक्ट याद भी रखना, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट होगा वो √2 इंटू एफ होगा, ठीक है ना। या अगर आप 2f cos थीटा बाई 2 भी सीधा याद रखते हो तो उससे भी हो जाता है। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा इनका ये आएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा होगा ये लग रहा होगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यही हमारा है आंसर। So this is our answer of this question. आइए अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेडी है। तो देखिए पहले क्या थे, 3 चार्ज थे, अब की बार 4 चार्ज आ गए, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे Q चार्ज प्रेजेंट है और Q सबका मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड द नेट फोर्स प्रेजेंट ऑन पॉइंट O। तो ये पॉइंट O पर, ये या ये हमारे वर्टेक्स O पर,
ठीक है ना। ये जो हमारा वर्टेक्स है ये O पर यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा दूर बनाया ताकि डायग्राम अच्छे से बने, और इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो अगेन वही चीज अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। देखो देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये इसको रिपेल करेगा नीचे, और ये किस फोर्स के साथ रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ए है। ये जो क्यू है ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, कोई भी अंतर नहीं है अभी तक। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और 90 डिग्री होने के कारण ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां तक तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन अब आप ध्यान दो कि एक और चार्ज यहां पे बैठा हुआ है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √2 है। आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a के बराबर होता है। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसको मिल जाएगा। तो डायगोनल होता है √2 है, ठीक है ना। तो फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट O, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको पॉइंट A दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज प्रेजेंट एट A। तो A पे जो बैठा हुआ है वो फोर्स लगाएगा कितना, वो लगाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, √2a का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब आप देखो कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है जो इस पे फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव होगा, और वो भी, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो ये जो पार्टिकल होगा ये जो फोर्स लगाएगा ये भी इस डायरेक्शन में ही लगाएगा, और इसका जो फोर्स होगा वो होगा कितना, अभी हमने निकाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के कारण तो हमने निकाल लिया √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और जो थर्ड चार्ज बचा हुआ था ये वाला, इसके कारण भी हमने निकाल लिया के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जस्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि cos 0 हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं, आप पुट कर सकते हैं √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 0, तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो √a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी। तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, आपको सिंपल a प्लस बी करना है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये आ जाता है √2 प्लस 1/2। अगेन आप इसको आंसर को याद कर सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6, तो आइए इसको करते हैं ना। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारे एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। देखिए क्या है, consider three charges q1 q2 q3 each equal to q at the basis of an equilateral triangle of side l। तो ये एक equilateral triangle है और इसकी साइड है l,
what is the force on the charge q with the same sign as q, ठीक है, placed at the centroid of the triangle। तो ये centroid of the triangle है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें बच्चों, किसी भी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सेम रहती है और ये दूरी होती है l/√3 के बराबर, ठीक है ना। ये l/√3 हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बाद में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल रेडी है और इसके हर साइड की लेंथ है l, ठीक है ना बच्चों। अब याद रखना कि सेंट्रॉइड से हर वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो सेम होती है और ये l/√3 के बराबर होती है, ठीक है ना। ये जो दूरी होती है ये सेम होती है और ये l/√3 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग ले लेते हैं r, और r बराबर l/√3 होता है तक ना। वैसे नेक्स्ट हम लोग जब इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे तो ये l/√3 उस क्वेश्चन में भी आ जाएगा, तो वहां बता ही देंगे। तो r बराबर l/√3 होता है, बस ध्यान रखना। अब देखो क्या है बच्चों, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये इसको रब किया, सबसे पहले हम लोग देखो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को करेगा रिपेल और ये मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये लगेगा k q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस हो गई है r², ठीक है। और ये वाला चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये जो फोर्स लगाएगा ये भी होगा k q1 q2 अपॉन r²। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। बात आती है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। अब बात आती है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये पूरा एंगल बनाए तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 360 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग ये कंप्लीट एंगल बनाए तो ये पूरा एंगल हमारे पास 360 होना चाहिए। हम आपको नेक्स्ट डायग्राम में एंगल बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और एक लाइन हम ऐसे नीचे की तरफ बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो कंप्लीट है ये 360 होना चाहिए और सिमेट्री है तो हर एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ना ये 120 होना चाहिए, ये एंगल भी 120 होना चाहिए और ये एंगल भी 120 होना चाहिए। तो आप 120 इंटू 3 करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 360 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, सॉरी ये वाला फोर्स कितना हो गया, के क्यू क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फोर्स हो गया के क्यू क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे r बराबर 2f cos θ/2। थीटा कितना है, 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120/2। तो ये हो जाएगा 2f cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। तो ये हो गया 1/2 और आंसर कितना हो गया, f ही है। तो याद रखना कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट भी f के बराबर ही होता है। और यहाँ पे f कितना है, यहाँ पे हमारा f है k क्यू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो हम येलो रंग से मार्क कर रहे हैं, तो इस फोर्स के कारण और इस फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट आया है वो कितना है, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस फोर्स के कारण और इस फोर्स के कारण इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है ये एकदम ऊपर की तरफ है, स्ट्रेट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन इसको स्ट्रेट मानिए, ठीक है ना, ये स्ट्रेट है। और ये कितना आया है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आया है। और हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वल फोर्सेस होंगे ना
तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये हर साइड के हर फोर्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। अगर ये 120 है ना, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। जैसे 90 के अंदर था, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में देखें, ठीक है ना, जैसे अगर ये 90 है तो ये इसके साथ 45 बनाएगा और इसके साथ 45 बनाएगा, ठीक है ना। तो नीचे भी बिल्कुल वैसे ही ये भी 45 बनाएगा और ये भी 45 बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे एक और फोर्स है जो हम ग्रीन पेन से बना रहे हैं, यहाँ पे एक और चार्ज है। अब ये चार्ज भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कहाँ लगाएगा, ठीक नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है ना। ये फोर्स कहाँ लगाएगा, ठीक नीचे की तरफ लगाएगा। ये जो है ये ठीक नीचे की तरफ लगाएगा। और ये कितना फोर्स लगेगा, देखिए ये भी जो दूरी है, ये दूरी भी सेम है, तो अपन ये दूरी भी कितनी ले लेंगे, आर ले लेंगे। तो ये भी फोर्स लगाएगा कितना, के क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। तो नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि ये वाला चार्ज लगा रहा है जो ऊपर में वर्टेक्स में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके कारण भी एक नीचे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इन दोनों के कारण, ये जो येलो रंग से मैंने मार्क किया है, इन दोनों के कारण ऊपर में फोर्स लग रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर वाले चार्ज के कारण नीचे फोर्स लग रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला रिजल्टेंट फोर्स है, ये नीचे वाले रिजल्टेंट फोर्स को कर देगा कैंसिल, और जो सेंट्रॉइड में जो चार्ज पर नेट फोर्स लग रहा होगा, वो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है ना। कितना फोर्स लगेगा, 0 लगेगा। तो अगर ये Q के जगह में आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो जो फोर्स होगा वो हमारा नेट फोर्स 0 होगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते हो फिर भी नेट फोर्स बीच वाले पे 0 होगा। कैसे, देखो 0 होगा, अगर आप इसको नेगेटिव रखते हो तो देखो क्या होगा, हम आपको बताते हैं ना। अगर आप Q को नेगेटिव रखते हो तो यहाँ पे जो Q होगा वो उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, किससे करेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो इस तरफ में, ये जो इस वर्टेक्स में रखा हुआ था, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, के क्यू अपॉन स्क्वायर। तो इन दोनों के कारण एक नीचे रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा, 120 डिग्री होने के कारण ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी आएगा। अब जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स में Q है, अब ये नेगेटिव होने के कारण वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब ऊपर वाला भी एक फोर्स लगाएगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसके कारण ये जो नेट रिजल्टेंट है दोबारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज रखे गए हो तो सेंट्रॉइड पर चाहे कोई भी चार्ज हो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे हमारे, हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और इस क्वेश्चन को आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा एक बार बिना देख के अपने कॉपी में, दोबारा बाकायदा नोट के जैसे लिखते हुए पूरा क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर बड़ा नहीं करना है, 20 to 30 मिनट्स के बीच में होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।